हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हम यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी आपको क्रमवार यहाँ पे करवाया जा रहा है और यहाँ पे सभी घटनाओं को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें आपको करवा दी है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बंगाल विभाजन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन रद्द, सूरत कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मिंटो जिनको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दिल्ली दरबार, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और ये लखनऊ समझौता बिल्कुल भी स्किप ना करें, आराम से सारा एक एक चीज़ को देखिएगा, सभी क्रम से, तभी आपको पीछे की चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसको अगर नहीं देखें तो जाके पहले इसको देख लीजिए। होम रूल लीग आंदोलन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में क्या भारत की भूमिका रही, किस वजह से जो है भारत के जो कमांडर्स हैं उनको ले लिया गया था बिना किसी पूछताछ के। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। 1919 भारत सरकार अधिनियम, जहाँ पे प्रांत में आपका द्वैत शासन लगा दिया जाता है। रॉलेट एक्ट हमने देखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिससे आपका हूबहू क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे बीपीएससी के एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा डीप में करवा रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। इसके बाद जो है ना, हम इस सारे टॉपिक्स का अलग से MCQ क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इन सभी को देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी और भी अच्छे से। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फार्मूला, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन प्रथम, जिसमें कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, गांधी ने भाग नहीं लिया था। तो ये सब बातें आपकी पूछी जाती है, एक एक पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी का PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। जो भी क्लास मैं यहाँ पे आपको करवाती हूँ उसका PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो सांप्रदायिक पंचाट तक हमने देखा था, जहाँ पे जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जो ब्रिटिश सरकार जो है वो पहली बार जो क्या करती है, हरिजन जो सेवक संघ है, हरिजन जो है उनके लिए यहाँ पे क्या करती है, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन समूह का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। और इसी को लेके गांधी जी काफ़ी गुस्से में चले जाते हैं। और आपने देखा होगा उनका पहला आमरण अनशन, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो एक एक पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखें तो यरवदा जेल में इन्होंने जो है क्या किया था, या आमरण अनशन किया था 1932 में। तो सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध में किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपसे ये सब पूछ लिया जाए, पहला बार आमरण अनशन इन्होंने कहाँ किया था, यरवदा जेल में किया था, पुणे में। ठीक है, इसके बाद सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध में किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ठीक है, पूना समझौता होता है उसके बाद। और क्या होता है पूना समझौता, चलिए अभी हम देखेंगे किनके बीच हुआ था। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है। अब हम इस पर बात करें 1932 में, तो 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता, यरवदा समझौता भी हम इसे कहते हैं, पूना समझौता भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और जिसके बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी को अपना अनशन तोड़ना पड़ा था। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर थे और उन्होंने हिंदू जाति की, और मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आगे देखते हैं। तो ये जो इनाम है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये महाशय जो हैं आपको हर एक ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, तो इसको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो MS जयंकर, देवदास गांधी, विजय राजभोज, पी वालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिरला, राजगोपालाचारी। देखिए जो जो हाईलाइट किया ना रेड कलर से, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव बहादुर, श्रीनिवास, MC राजा, BC मेहता, बाखले कामत, अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किए थे यहाँ पे। ठीक है, इतने लोगों ने हस्ताक्षर किया था जो पूना समझौता होता है उसमें।
पूना समझौते के तहत डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया। अगर यहाँ पे देखिए कहना क्या था ना कि डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि हरिजनों के लिए, हरिजन शब्द किसने दिया था ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो गांधी जी ने दिया था, ध्यान रखेंगे गांधी जी ने दिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे अंबेडकर जी, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। वो उनका कहना था कि आप अलग मत होइए, हम आपको ज़्यादा सीट दे देंगे। देखिए ऐसे आपको जो है कितनी सीटें थी, 71 सीटें थी, और बाद में पूना पैक्ट के बाद उनको बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, 147। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं आप हमसे अलग मत होइए, यहाँ पे आप भी लड़िए और आपके लिए हम अलग से इतने सीट रिज़र्व कर देंगे। तो रिज़र्व किया था इन्होंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें तो हरिजनों के पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया उन्होंने, और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। संयुक्त मतलब एक साथ मिलजुल के हम लड़ेंगे चुनाव। तो इस तरह से ये बातें हुई। और सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों ने दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। मद्रास से 30, सिंध सहित बम्बई में 15, पंजाब से 8, बिहार और उड़ीसा से 18। औसत बिहार और उड़ीसा एक साथ था ना, इसीलिए। तो ये कब हुआ था, उड़ीसा कब बिहार से अलग होता है, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये मुझे डेट आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, मध्य प्रांत जो है यहाँ से 20, असम से 7, बंगाल से 30 और संयुक्त प्रांत से 20, इस तरह से इनको 147 जो है सीट मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि होती है। ये जो आपको पॉइंट, ये जो तथ्य आपको दिए गए हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट अगर ना भी कर सके तो मैं आपको PDF इसकी दे दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप जुड़ के ले सकते हैं। हालांकि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबका अपने से नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत ज़्यादा एक टाइम पे आपको PDF में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा पढ़ने में, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपना नोट्स बना लें। आगे देखते हैं, पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछ लिया जाए कि पूना पैक्ट किससे संबंधित था, तो दलित वर्ग के लिए संबंधित था, अल्पसंख्यकों के लिए संबंधित था, तो हरिजन के लिए संबंधित था। इस तरह से कोई भी शब्द आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन में दिया जा सकता है। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था, BR अम्बेडकर ने, ठीक है। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान BR अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक बूथ की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन अस्तर नहीं उठाते। तो यहाँ पे इनकी जो वार्ता हुई थी उसके दौरान इन्होंने बम्बई में ऐसी बातें कही थी महात्मा गांधी के बारे में। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वयं को अक्टूबर 1934 में सक्रिय राजनीति से अलग करके हरिजनोत्थान से जोड़ा। मतलब कि यहाँ पे सक्रिय जो राजनीति है उससे वो अलग होकर हरिजन की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। आगे हम देखेंगे अभी हरिजन सेवक संघ जो है। तो यहाँ पे देखिए, पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी इन्होंने। ये भी पूछा जा सकता है कि कब की थी, तो पूना समझौता के बाद, ध्यान रखेंगे 1932 में। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अस्पृश्यता जो है ये आपके किस आर्टिकल में है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम इसी तरह से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहें। ये आपके किस मौलिक अधिकार में, किस आर्टिकल के अंदर आपका आता है अस्पृश्यता, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अभी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप चीज़ों को सही से ग्रहण कर रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, इसे समझ में आएगा। आगे चलते, जनवरी 1933 में गांधी जी ने जेल से ही हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जेल से अगर पूछा जाता है आपका क्वेश्चन कि कहाँ जेल से इन्होंने कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया, तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने जेल से स्टार्ट किया था, ठीक है। कहाँ पे, जब यरवदा जेल में वो थे वहीं से, ठीक है।
दलितों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। हरि का नाम था ईश्वर या भगवान, और जन का अर्थ है लोग। ठीक है, तो भगवान या ईश्वर के लोग जो हैं उन्हें हम हरिजन कहते हैं। ऐसा गांधी जी का जो है ये इस शब्द का अर्थ था। 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल में ही अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 21 वर्ष का उपवास की शुरुआत की थी, और उपवास के कुछ समय बाद ही सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया था। ठीक है, तो 21 दिन का, कितने दिन का उपवास रखा था? 21 दिन का उपवास रखा था। क्वेश्चन कुछ भी पूछा सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट है ना, जितनी भी हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं उनको ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो देखिए, गांधी जी ने अस्पृश्यता छुआछूत के निवारण के लिए 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 लगभग 9 माह, ठीक है, 9 माह तक 20 किलोमीटर की यात्रा की इन्होंने। हरिजन यात्रा या मार्च वर्धा से शुरू किया इन्होंने। कहाँ से शुरू किया? वर्धा से शुरू किया। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और इस यात्रा में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। किस में दिखाए गए थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि किस यात्रा में उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। तो यहाँ पे हरिजन यात्रा जो वर्धा से इन्होंने निकाला था, उसमें इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। जिसमें गांधी जी का कहना होता है कि क्या कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। तो ये इनका एक जो है स्टेटमेंट था। और इसके बाद हम आ जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया भारतीय स्वतंत्रता की तरफ। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे कैसे। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इस समय में कौन वायसराय था, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उस समय पे वो वायसराय था। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ होता है। और कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले क्या किया था? भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, कि हम तभी युद्ध में समर्थन करेंगे जब भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद जो तत्कालीन वहाँ का वायसराय होता है लॉर्ड लिथिंगो, उन्होंने भारत विधानमंडल की सहमति के बिना, ये ध्यान रखना, सहमति के साथ नहीं, सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और साथ ही आपातकाल की घोषणा लगा दी। यानी वहाँ पे क्या हो गया, उसने जो है आपातकाल की घोषणा लगा दी और सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। ठीक है, तो कांग्रेस समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की मांग की कि इस उद्देश्य में क्या उद्देश्य है, इस युद्ध को हम क्यों लड़ें, आपका साथ क्यों दें। तो कांग्रेस क्या करता है, इसका उद्देश्य का घोषणा करने का मांग करता है। यह भी मांग कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, इसकी मांग लगातार कांग्रेस कर रही थी उस समय पे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले, नाजीवाद, फाशीवाद की भर्त्सना की गई और इसे भी घोषित किया गया। भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता था जो प्रकटता लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, क्योंकि उस समय भारत खुद ही स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था। तो वह ऐसे युद्ध में शामिल कैसे हो सकता था जो खुद अपनी स्वतंत्रता या लोकतांत्रिक स्वाधीनता के लिए लड़ाई कर रहे थे, जबकि खुद उन्हें स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। तो ऐसे में वो जो है भारत इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता था। लॉर्ड लिनलिथगो जो है, उन्होंने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया, क्योंकि भारत ने क्या किया, समर्थन नहीं किया। तो समर्थन नहीं किया तो जर्मनी के विरुद्ध इनको युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। सारे मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस के सारे जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, सभी ने एक साथ। तो यहाँ पे सभी प्रांत के जो नेता थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको सहमति के बिना ही युद्ध में घोषित करने की बात की गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 1945 में जाके समाप्त हुआ। ये एक समय कार्यकाल है और इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, आपका पाकिस्तान की मांग कैसे उठती है, कौन सा अधिवेशन होता है, ये सब हम देखेंगे। और विंस्टन चर्चिल जो है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है पाकिस्तान की मांग 1940 में किसने रखी थी। मुस्लिम के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। इकबाल ने कहा, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है।
कवि इकबाल, जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा है, किसने लिखा है? इकबाल ने लिखा है, ध्यान रखेंगे, ये भी नोट कर लेना। भारत के पंजाब राज्य के निवासी थे इकबाल। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर नामक एक वितरित पैम्पलेट्स में किया था। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका पूछा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। तो कैसे बना था पंजाब नाम, ये बताना है यहाँ पे। तो देखिए पंजाब कैसे बना था, यहाँ पे हम पूरा इसको देख लेते हैं। पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब पी से, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तन से बलूचिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा पाकिस्तान बना था। इस प्रकार पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था अगर पूछा जाता है तो चौधरी रहमत अली, यहाँ पर वो ध्यान रखना है। आगे देखिए, लाहौर अधिवेशन 1940 काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य का निर्माण यहीं पे आपका देखने को मिलता है। 23 मार्च 1940 ईस्वी को जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की थी, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। हमने अभी भी देखा इसको। इस प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार की। रूपरेखा किसने तैयार की? सिकंदर हयात खान ने तैयार की। इस प्रस्ताव को बंगाल के प्रधानमंत्री फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और हकीम उजमा खान ने इसका अनुमोदन किया। जिन्ना ने लीग के लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार हिंदू व मुस्लिम 2 धर्म नहीं बल्कि 2 पृथक राष्ट्र हैं, ऐसी बात कही गई। तो इसी समय से ये जो है तबाही शुरू हो चुकी थी और हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म नहीं बल्कि 2 राष्ट्र की बात की जाने लगी थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो भाषण है किसने किया था? जिन्ना ने दिया था। इसी तिथि की स्मृति में ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में मनाया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। और इसके अलावा पूछा जाए 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ध्यान रखेंगे। अप्रैल 1940 में सिंध के खान बहादुर अल्लाहबख्श की अध्यक्षता में दिल्ली में स्वतंत्र मुस्लिम सम्मेलन हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मांग की आलोचना की गई। जमायत उल उलेमा ए हिंद, मस्जिद ए अहरार ए हिंद और खुदाई खिदमतगार ने भी क्या क्या लीग की पाकिस्तान मांग का विरोध किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी इसको बताया है। खुदाई खिदमतगार जो है किसने किया था, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। पहले पढ़ाई हूँ इसको और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको ये सारी बातें जो मैं पढ़ाती हूँ ये याद भी रहता है या नहीं। चलिए, कराची अधिवेशन 1943 में पहुंचते हैं अब हम। 1943 में मुस्लिम लीग में कराची अधिवेशन में जिन्ना की अध्यक्षता में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। तो बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? जिन्ना ने दिया। जिन्ना की अध्यक्षता में दिया गया। ठीक है, किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन 1943 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग ने दिया था, ये बात भी ध्यान रखनी। कुछ कुछ पॉइंट्स है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया, यही कराची अधिवेशन मनाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें कराची अधिवेशन 1943 में M.H. गजदर ने कहा कि हिंदुओं को जर्मनी के यहूदियों की तरह खत्म करना होगा। कराची अधिवेशन में 1943 में किसने कहा? M.H. गजदर ने कहा। इसी अधिवेशन में जिन्ना ने अब्दुल गफ्फार खान को जंगी पठानों का नामर्द बनाने एवं हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज कहा। तो इस तरह के एक दूसरे के ऊपर जो है बयानबाजी चल रही थी उस समय पे।
राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो है। क्योंकि मिंटो ने 1909 में ही, अगर आपको याद होगा तो 1909 में जब हमने पढ़ा था किसको, मार्ले मिंटो सुधार जब हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि उसको मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल जो दिया गया था 1909 में पहली बार दिया गया था, और वहीं से जो है इसकी सोच विकसित हुई और ये जो है आगे चल के पाकिस्तान के रूप में उभर के सामने आया। तो ये जो बात है ये किसने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप सभी को स्टार्टिंग से देखते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आए और एक दूसरे से कनेक्ट होगा, तभी आपको बातें समझ में आएंगी और याद भी रह जाता है ऐसी चीज़ें आप अगर ऐसे याद करते हैं या पढ़ते हैं तो। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में सन्निहित किया गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश भारत का कोई राज्य अगर भारत से अलग होना चाहे तो उसे यह आज़ादी होगी। तो क्रिप्स मिशन बहुत ही खतरनाक रहा था भारत के लिए, स्वराज के लिए कह सकते हैं आप, ठीक है। तो पहली बार जब मान्यता दिया गया था वो क्रिप्स मिशन में ही दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अभी हम क्रिप्स मिशन देखेंगे काफ़ी अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे लाहौर में प्रमुख अकाली दल के नेता शेर सिंह, उन्होंने 1 सितंबर 1940 ईस्वी को घोषणा किया कि अगर देश विभाजन या पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति की गई तो सिख भी अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करेगा। अब देखो यहाँ पे एक नई बात सबके सामने आई, पहले से ही ये बातें आपको भी पता होंगी कि सिख भी जो है इसमें काफ़ी हाथ पांव इसमें भी चलाया गया था कि इसको भी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए, अभी भी मुद्दा चल ही रहा है। तो राजगोपालाचारी स्वतंत्र कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान का मांग का समर्थन किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रथम कांग्रेसी कौन थे, राजगोपालाचारी, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था, ठीक है। और राजगोपालाचारी आपके प्रथम जो है वायसराय आपके माने जाते हैं ना, प्रथम वायसराय भारतीय स्वतंत्र भारत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हिटलर जो है जर्मनी में पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध 11 सितंबर 1943 से 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला था, इसका आगाज़ किया था और इसमें बहुत ही जीत होती है इसकी। और युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने क्या क्या समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, समझौता किया इन्होंने, बहुत सारे प्रस्ताव अभी हम देखेंगे, जुलाई प्रस्ताव यहाँ पे हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर कांग्रेस ने युद्ध समर्थन के बदले राष्ट्र को स्वतंत्र भारत घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। फाइनली इसने क्या किया, भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा। अभी बहुत सारा जंग जीतना बाकी है, अभी रुको, इतनी जल्दी नहीं, अभी 1940 ही आया है, अभी और 7 साल थे देश को आज़ाद होने में, और इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रमुख रूप से उभर के सामने आया था, भारत छोड़ो आंदोलन को हमने 1942 में देखा है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। कल जो है हम करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे गए भी हैं और भी आगे पूछे जाएंगे। तो एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जुलाई प्रस्ताव क्या था 1940 में, ठीक है। 1940 में कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे जुलाई प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या प्रावधान थे इसमें, ब्रिटिश सरकार यह आश्वासन दे कि द्वितीय युद्ध के समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, और क्या था, जब तक द्वितीय महायुद्ध चल रहा है भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। किंतु उपरोक्त जुलाई प्रस्ताव को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्चिल द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया और उसने घोषणा किया कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाए। मतलब उसने यहाँ पे कहा है, उसने यहाँ पे आपका कहा है कि यहाँ पे हम इसलिए नहीं बैठे कि हमें अपना पूरा साम्राज्य ही ख़त्म करना है, जो हम ये बातें आपकी मान लें, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बातें मानने को कहा जा रहा था कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और अंतरिम सरकार बना दो, एटलीस्ट तब तक कौन सा किसके अंदर में रहेगा, पूरा एक जो है संविधान सभा बन जाए, अंतरिम सरकार बन जाए, और इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए जो है चर्चिल उस समय पर नहीं मानता है,
चलिए, इसके बाद क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, लिनलिथगो प्रस्ताव भी इसे हम कहते हैं 1940 में। अब वो वहाँ से क्या लेके आते हैं, देखिए यहाँ पे कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद इन्होंने सबने त्यागपत्र दे दिया और 1940 ईस्वी में को कांग्रेस ने अपने रामगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया। क्या था प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। तो यहाँ पे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की बात की गई थी। एक एक पॉइंट को ध्यान में समझ कर रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा एक वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव भी हम इसे ही कहते हैं, जिसको हम लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। तो जब ये भारत में ये बात हुआ कि हमें अंतरिम सरकार बनानी है द्वितीय विश्व युद्ध में, हम तभी आपका सहयोग करेंगे, तो लॉर्ड यहाँ पे जो लॉर्ड लिथगो था वो क्या करता है, अगस्त प्रस्ताव लेके आता है। अब ये क्या था, इसमें यहाँ पे क्या घोषणा की गई थी, इसके बारे में हम थोड़ा क्या प्रावधान थे वो देख लेते हैं। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की और इस प्रस्ताव के तहत जो मुख्य प्रावधान थे वो थे, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, मुख्य लक्ष्य भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना, युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो इस प्रकार से ये 4 बातें आपकी देखने को मिलती है अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। इस प्रस्ताव के बाद भारतीयों की संविधान सभा की मांग को प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया गया, परंतु पहली बार यह स्वीकार कर लिया कि भारतीय संविधान के निर्माण का मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव का क्या किया, अस्वीकार कर दिया। इनको अब पूर्ण स्वराज चाहिए था। हमारा डोमिनियन स्टेटस की बात तो बहुत पहले की थी जब वो चाह रहे थे, अब तो इन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र और मुक्त भारत चाहिए था। तो अगस्त प्रस्ताव में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे पर लगी जंग लगी कील की तरह है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू का है और अगस्त प्रस्ताव के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है ये कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह किया गया था यहाँ पे गांधी जी के द्वारा। चलिए अब हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किन किन लोगों के साथ मिलके ये सारी चीज़ें हुई थी और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या होगा 1940, ये देख लीजिए 3 सितंबर 1939 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि भारत की द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है, भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है। वायसराय ने इस घोषणा से पूर्व किसी भी राजनीतिक दल से कोई परामर्श नहीं लिया। ये सब बातें तो हम जानते हैं पहले से ही, जिसके वजह से सारे लोग इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको ध्यान है इस सारी बातों का। इससे कांग्रेस असंतुष्ट हो जाती है, विरोध में कांग्रेस जो है इस्तीफा दे देती है। 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया जाता है और महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या थी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 1940 में आयोजित कांग्रेस में रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा सकता है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, कितने लोगों को तो यही नहीं पता होगा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो देखिए रामगढ़ अधिवेशन में हुआ है, 1940 में हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। और उस समय में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता था। साथ ही अपने भाषण से पूर्व सत्याग्रही और सत्याग्रह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भी देता था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, विनोबा भावे को चुना गया था, ठीक है। तो किसको चुना गया था, सबसे पहला जो है
दूसरे होते जवाहरलाल नेहरू और तीसरे होते ब्रह्मदत्त। ये तीन आपको याद रखना है। तो पहले सत्याग्रही के तौर पर महात्मा गांधी ने किसे चुना था? विनोबा भावे, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार द्वारा विनोबा को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात क्रमशः जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सदस्य, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, तीसरे सदस्य यहाँ पे चुने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया गया। तो इसमें सिर्फ यही 2-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या होता है, 1941 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय चरण की शुरुआत 5 जनवरी 1941 को शुरू हुई। ये वाला भी आपको ध्यान में रखना है। 27 अप्रैल 1942 को गांधी जी ने दिल्ली की ओर चलो, ठीक है, चलो दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का आह्वान किया, इसलिए इसे चलो दिल्ली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये आपका 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही आसानी से बन सकता है। जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण कब से शुरू हुआ, द्वितीय चरण में किस प्रकार के नारे दिए गए, ये आपको पूछा जा सकता है। ये इसे किस नाम से जाना जाता है, तो चलो दिल्ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब विनोबा भावे के बारे में आपको एक बात याद रखना है। विनोबा भावे भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक थे। ये पूछा जाता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विनोबा भावे भूदान, ये देखो भूदान यज्ञ, ये आपको कहीं भी अगर दिख जाता है तो बस विनोबा भावे को लगा देना, सीधा सीधा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान रखनी। विनोबा को 1958 में प्रथम रेमने मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? विनोबा भावे को। और भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया था 1983 में, उनके मरने के उपरांत। ठीक है, मरणोपरांत उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ था 1983 में। ध्यान रखेंगे, ये 3 बात विनोबा भावे से आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन देखेंगे और आज का हमारा जो है ये क्लास यहीं पे समाप्त होगा, ये हमारा ख़त्म होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए, क्रिप्स मिशन देखेंगे 1942 हमारा शुरू हो चुका है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ईआर और चीनी राष्ट्रपति च्वांग काई शेक। इन्होंने तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने हेतु उनसे अपनी आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करे। परिणामतः ब्रिटिश सरकार ने सरकार के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत में भेजा गया, जिसे स्टैफर्ड क्रिप्स या फिर क्रिप्स मिशन भी हम कहते हैं। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, इसको हम देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन भारत आता है 22 मार्च 1942 को, ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है पहले तो। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात भी स्वीकार की गई थी। और क्या थी इसकी प्रमुख इस मिशन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके प्रमुख शर्तें थी। क्या था? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा था, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी और जिससे ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और जाते जाते ये बहुत खेल करके जाता है, सभी चीज़ें समझेंगे अच्छे से। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को ना स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। ये सभी बात भी कही गई है जो तहलका मचा देता है आगे चल के। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ये सब ध्यान रखो, यहाँ से एक एक पॉइंट आपका बना दिया जाएगा कि ये आपका जो है किसके अंदर कहा गया। अब खोजते रह जाओगे तो मिलेगा नहीं आपको, इसीलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स करवा रही हूँ, जिसमें भारतीय जनता के
प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। रक्षा मंत्रालय किसके पास होगा? ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। बाकी चीज़ें तुम करते रहो, जितना नाचना है तुम नाच लो, डोरी तो हमारे पास रहने वाली है, वो वाली बात है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन जो है उसको क्या किया? अस्वीकृत कर दिया। करना ही था। किसने? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग। हाँ, ऑब्वियस है ये बात कि दोनों ही करेंगे, क्योंकि दोनों को अलग अलग राज्य चाहिए था, अलग अलग देश चाहिए था। मुस्लिम लीग को अपना अलग देश चाहिए था, उसे भी अलग में नहीं रहना है। तो 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में क्या कहा, ये देख लो कि यह एक आगे की तारीख का चेक था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? यह आगे की तारीख का चेक था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। मतलब ये सब बातें बहुत पुरानी है, जब हम इसके लिए रोते थे। स्टार्टिंग में हम इसके लिए रोते थे, अब तो हमें ये नहीं चाहिए भैया, अब तो हमें अपना पूरा देश वापस चाहिए, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार अगर पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, आपको ध्यान में रखना है ये दो बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन अब तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी ना। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता द्वारा तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। तो कल हम देखेंगे इसको, क्या थी इसमें कहानी, ठीक है, आगे की। और भारत छोड़ो आंदोलन में कौन किस जेल में जाता है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या था 0 आवर जो ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके तहत सबको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को कल हम पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, और चीज़ों को समझेंगे। और इस तरह से अगर आप इसको बार बार रिवीजन कर लेते हैं ना, यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।